हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीख स्टडी स्मार्टली और एप्लीकेशन 3S के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, मैं यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहा हूँ, साथ ही साथ हमारे पेड कोर्स के अंदर भी डाल रहा हूँ। तो बिल्कुल बेसिक सी क्लास है जिसमें आपको थोड़े कंसेप्ट और एलिमेंट मैं आपको बताऊंगा और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बता देता हूं कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर बहुत ही शानदार कोर्स ला रखा है, जिसका जो प्राइस है वो बहुत ही अभी नॉमिनल चल रहा है, एकदम लिमिटेड बच्चों के लिए ऑफर है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर पेपर 1 पूरे का पूरा सारे सब्जेक्ट्स के लिए और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सारे सब्जेक्ट्स, इसके अंदर मैं सारी यूनिट आपको कवर करवाने वाला हूं। तो नया बैच है 2023 के लिए, देर किस बात की है, जल्दी कीजिए, ज्वाइन कर लें। अपने सीख स्टडी एप्लीकेशन से जाकर के आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर लिया है, अब बारी है आपकी, आप भी करें जल्दी से जल्दी अपने नेट जीआरएफ को क्रैक। तो डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन है सीख स्टडी स्मार्टली 3S, जल्दी डाउनलोड कर लें। अगर किसी बच्चे ने पेड क्लासेस नहीं भी लेनी, वो भी डाउनलोड करे, क्योंकि पेपर्स आपके नजदीक ही मानो, और उसके लिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए फ्री के अंदर बहुत सारे मॉक हैं यहां पर अपलोड करने हैं, तो कर भी रखे हैं, और आप सभी बच्चों उन मॉक का आनंद उठाएं। और पेपर 1 के लिए अगर मैं बोलूं तो ये कोर्स है आपका, और इसके ऊपर अभी फिलहाल के ऊपर आपकी 40% में डिस्काउंट देने वाला हूं। 2 दिन लगातार, 2 दिन 14 अगस्त और 15 अगस्त, ठीक है, 2 दिन लगातार आपको यहां पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस क्लासेस को पेपर 1 के ऊपर। फिर अगर मैं बात करता हूं पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉम्बो कोर्स भी आपका है, तो इसको 1 साल के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस 6 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर 1 साल का ज्वाइन करते हो तो यहां पर 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, देखो हमारा जो बिजनेस है ना, ठीक है, हमारे बिजनेस के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ये सारा इन्वायरमेंट मान के चल सकते हो। इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके बारे में बातचीत करेंगे आज की क्लास में। बेसिक सा फंडा समझेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है एक्चुअल में। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, देखो बिजनेस के अंदर ना काफी सारे इकोनॉमिकल सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है, किस तरीके से आपको चलना है, कौन सी इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं आपके पास, मॉनेटरी पॉलिसी हैं आपके पास, वो भी प्रभाव डालती हैं, फिजिकल पॉलिसी हैं वो भी आपके ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। अगर मैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करता हूं, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरीके का इंपैक्ट डालता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर, लीगल इन्वायरमेंट किस तरीके से नए कानूनों के साथ आपके ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है या आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट है कि अगर आपने कस्टमर के साथ गलत किया तो आपके ऊपर किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, वो भी आपके ऊपर इंपैक्ट डालता है। फेमा क्या है आपका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट डालता है, किस तरीके से हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। एंड कॉर्पोरेट जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR जिसको बोलते हो, वो किस तरीके से आपके बिजनेस को निभानी पड़ती है। जो बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमा रहा है उसको किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, उन सारी चीजों के बारे में हम बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। इंटरनेशनल बिजनेस है, इस कोर्स के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस को भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, इसके ड्राइवर्स क्या हैं, मोड ऑफ, अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो दूसरे देश वाले हमारे देश में आके बिजनेस कैसे कर सकते हैं, किस किस वे से हमारे देश के अंदर दूसरे लोग या हम दूसरे देश के अंदर जा सकते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, कि आपकी गवर्नमेंट क्यों इंटरवेंशन करती है, किस तरीके से इंटरवेंशन करती है, थ्योरी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जाके आप काम करते क्यों हो, क्या बेनिफिट आपको होते हैं। फिर टैरिफ और नॉन टैरिफ की गवर्नमेंट कैसे रुकावटें डालती है आपके इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, क्यों अपने ऑर्गेनाइजेशन को, डोमेस्टिक जो फर्म्स होती हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करती है, वो सारी चीजें।
आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के आप किसी भी देश में अपनी कंट्रोल की जब फर्म बनाते हो, अपनी कंट्रोल की जब कंपनी बनाते हो, तो उसके लिए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है। विदाउट कंट्रोल आप दूसरे देश में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। टाइप क्या आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, कॉस्ट और बेनिफिट क्या है आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, होस्ट और होम कंट्री के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल, और एफडीआई की पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। दो देश जब आपस में बातचीत करते हैं कि अगर हम अपने देश में कोई भी व्यापार करते हैं तो हमारे देश के सारे लोगों के साथ हमें एक अकाउंटिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। उसी तरीके जब आपका एक देश ए देश बी देश से व्यापार करता है तो उसके या अन्य देशों से ये व्यापार करता है तो उसका लेन देन जो एक साल में होता है उसको कैसे बयान किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट एंड कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। फिर अगर मैं बात करता हूं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप सभी एक दूसरे की हेल्प करते हो, एक ग्लोबलाइजेशन लेके आते हो, तो उसमें आपके कुछ रीजनल इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन बन जाते हैं। जैसे आपके सामने ईयू है, ठीक है, एशियन है, सार्क है, नाफ्टा है, इनको कैसे मैनेज किया जाता है या इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इनके लेवल्स क्या होते हैं। जैसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात करता है, फिर अगर मैं कॉमन करेंसी की बात करता है, फिर कॉमन मार्केट की बात करता है, कॉमन पॉलिटिकल पॉलिसी की बात करता है, इकोनॉमिकल पॉलिसी की बात करता है, फिर आपकी जो जस्टिस पॉलिसीज होती हैं उनको भी कॉमन बना देता है। तो इनके क्या लेवल हैं उनको समझेंगे। फिर अगर मैं बात करता हूं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या है, ये जो इंटरनेशनल लेवल की आपकी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अनटाक्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, और डब्ल्यूटीओ है जो आपका, उसके क्या फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स हैं, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं और डीपली हम स्टडी करते हैं ताकि हमें पता लगे कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हमारा बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से काम करता है, और जो हमारे देश में डोमेस्टिक लेवल पे काम करना है तो वहां पर हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, प्रॉफिट कमाना है, वो सारी चीजें आपको बिजनेस के एनवायरमेंट में पढ़ने को मिलती है। सबसे पहले हम समझते हैं एक चार्ल्स डार्विन के द्वारा एक छोटी सी एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला है कि इट इज नॉट अ स्ट्रोंगेस्ट ऑफ द स्पेशीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। कहने का मतलब इनका यह है कि कहता कि जो सबसे बलवान व्यक्ति है, स्ट्रोंग है, ठीक है, रिबस्ट है, माइटी है, जिसके अंदर कहता वही अकेला बंदा दुनिया के ऊपर जीवित नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर पाता, नहीं बना रह सकता, ठीक है, ना ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो दुनिया के ऊपर बना रह सकता है। कहने का मतलब है अपने बिजनेस की बात कर लो, बिजनेस के साथ जोड़ लो कि एक बिजनेस है जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, हाईएस्ट पावर वाला बिजनेस है, कहते हैं वो भी मिट्टी में मिल सकता है या वो भी पीछे रह सकता है, या बहुत ही इंटेलिजेंस लोग हैं वो भी पीछे रह सकते हैं। कौन आगे जाएगा, कौन आगे तक जाएगा, कौन यो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पेसीज। कहता कौन इस जगह पर, इस दुनिया पर अस्तित्व बनाता है अपना, कहते वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिव टू चेंज होते हैं। कहने का मतलब है जहां पर चेंजिंग आई उनके साथ खुद को चेंज कर लेना, कहते वही व्यक्ति दुनिया के अंदर स्टेबल रह सकता है। फिर यहां पर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है उसको समझेंगे। इन्वायरमेंटल एनालिसिस का मतलब है इन्वायरमेंट या बिजनेस स्कैनिंग। इसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल पेस्टल एनालिसिस है, स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स क्या है आपकी, इंटरनल स्ट्रेटजी क्या है, होलिस्टिक स्ट्रेटजी क्या है, आपके कुछ थ्योरी है, कुछ आपके माइक्रो या मैक्रो इन्वायरमेंट है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहां पर समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं बिजनेस। देखो हमारे पास LH हनी है, ठीक है, इन्होंने एक बात बोली है, फिर थॉम्स ने बोली है, फिर अगर मैं पीटरसन एंड पॉलमैन के बारे में बात करता हूं, पॉलमैन, तो इन्होंने सभी लोगों ने एक ही बात की है कि इन्होंने बोला है कि बिजनेस के अंदर बिजनेस का मीनिंग पढ़ते हैं कि बिजनेस के अंदर बाइंग एंड सेलिंग का काम किया जाता है, नई चीजों को प्रोड्यूसिंग किया जाता है और वेल्थ को कमाया जाता है। इन्होंने भी यही बात बोली है कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव एंड मनी की बात करता है कि जो मनी गेन है वो आपका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने भी म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट की बात की है। अभी पुराने टाइम की जो ओल्ड कंसेप्ट था बिजनेस का वो यही था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज
मैक्सिमाइजेशन करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, क्योंकि पुराने टाइम पर इतना ज्यादा बिजनेस ज्यादा जो आपका नहीं था, ठीक है, पुराने टाइम पर सिर्फ और सिर्फ लोग खाने पीने जितना ही जुगाड़ करते थे ज्यादा, और जितना उनसे हो सकता है प्रोडक्शन करते थे, क्योंकि जो प्रोडक्शन करने वाली फर्में थी वो मतलब कुछ कुछ थी, ठीक है, जिसके कारण सारे लोग ज्यादा बेनिफिट कमा लेते थे, गेनिंग कर लेते थे, प्रॉफिट को ज्यादा करने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल का टाइम कुछ और है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है कि टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती जाती हैं। कहता है कि यहां पर जो आपका गोल है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है, लेकिन थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर आपके लिए राजा है। अगर आपके बिजनेस को जिंदा रहना है, आज के टाइम पर सरवाइव करना है, तो भाई विदाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो सरवाइव नहीं कर सकता। आपको टाइम टू टाइम कस्टमर के जो भी आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बदलना चाहिए। एफसी हुपर भी यही बात बोलता है कि बिजनेस है उसको बहुत सारे इन्वायरमेंट है आपके आसपास, उनके अकॉर्डिंग बदलते रहना चाहिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये लोग अपना टाइम टू टाइम चेंजिंग करते रहते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझते हैं या बिजनेस को समझते हैं तो उनको आप आसानी से सही तरीके से आगे लेकर जाते हो। जो अगर मैं पीएफ ड्रकर की बात करता हूं, पीटर एफ ड्रकर, उन्होंने भी बोला है कि अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाहिए, कस्टमर को क्रिएट करना चाहिए, कि बिजनेस अगर आप लेके जाना चाहते हो आगे तक तो आप अपने जो बिजनेस के जो शेयर्स हैं उनको एक्सपेंड करोगे, उनको आगे लेके जाओगे, और जो आपका कस्टमर है उनको क्रिएट करोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ोगे। बिजनेस के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो सकते हैं। कहता बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए जो बिजनेस है उसको किया जाता है, ये बात तो बोली गई है सही। बिजनेस के अंदर परचेज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस को सेल किया जाता है। कंटिन्यूटी, देखो बिजनेस वो होता है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन चीजें बेच ली और 1 साल आप फ्री रहे। बिजनेस होता है कंटिन्यूटी के साथ, कि आप चीजों को क्या करते रहते हो, क्या करते रहते हो इसके अंदर, जो बिजनेस है आपका उसके साथ साथ आप चीजों को बेचते भी रहते हो और लगातार बेचते हो। ऐसा नहीं कि 10 दिन बेचने के बाद आपने बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट भी अर्न करते हो, रिस्क एलिमेंट का भी ध्यान रखते हो। अनसर्टेनिटी है बिजनेस के अंदर, जैसे अभी कोविड 19 आया था, ठीक है ना, तो कोविड 19 के साथ साथ आप लोगों को पता है बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, काफी सारे बिजनेस का नुकसान हुआ था, तो रिस्क एलिमेंट भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। क्या पता कब आपके बिजनेस के विरुद्ध वाली सिचुएशन बन जाए और कब बिजनेस के साथ जुड़े रहने की सिचुएशन बन जाए। फिर अगर मैं बात करता हूं यहां पर अनसर्टेनिटी रिटर्न, तो आपको जो रिटर्न है वो आपकी कई बार लॉस में या प्रॉफिट दोनों में हो सकती है। लीगल और लॉफुल जो बिजनेस होता है वो ना कुछ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, कुछ लॉफुल चीजें उसके अंदर होती हैं, कुछ लीगल चीजों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पॉलिसियां जो बनाई हैं उनको फॉलो करके आपको चलना पड़ता है, वही बिजनेस के अंदर बताई गई बात है। फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है कि आपको कंज्यूमर अपने लोगों की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है। कुछ तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फिर हायरार्की के अंदर हो सकते हैं, पीरियोडिसिटी के हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होने चाहिए, मेजरेबिलिटी होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव का, मतलब एक साथ जुड़े होने चाहिए। काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको आप पूरा करते हो, वो सारी चीजें आपके बिजनेस के नेचर्स के अंदर हो सकती हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स इस टाइप के हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल चीजें थी। अब बात करते हैं बिजनेस के इन्वायरमेंट की। बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू दोज एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस या इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजर विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। कहते हैं बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है ना, बिजनेस के आसपास के वो सारे एस्पेक्ट जो बिजनेस की सराउंडिंग के अंदर हैं, जो बिजनेस की फंक्शनिंग के ऊपर, बिजनेस के कामों के ऊपर क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों रूप से बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट रूप से भी कर सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके कस्टमर हो सकते हैं, कस्टमर का अगर प्रेफरेंस चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी चीजों को पसंद करेंगे या आपकी चीजों को भूल जाएंगे। इनडायरेक्ट, अगर कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्टली रूप से, जैसे मान लो टैक्स है, टैक्स को बढ़ा दिया तो इनडायरेक्टली रूप से आपकी सारे की सारी कंपनियों के ऊपर क्या करता है, इंपैक्ट करता है। इनडायरेक्टली हर कंपनी के ऊपर इंपैक्ट करता है।
एएम विमर की अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने बोला है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर ना क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशन होती हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल काफी सारे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन, इन सारे फैक्टरों के बीच में रह करके आपको क्या करने पड़ते हैं, कंडक्ट करने पड़ते हैं। कीथ डेविस की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने भी बोला है कि ऑल कंडीशन और इवेंट एंड इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब सारी सारी कंडीशन का एग्रीगेट कर लेते हैं जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है। बिजनेस के सराउंड के इतने सारे एलिमेंट होते हैं जो बिजनेस के ऊपर सही, नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं गुलिक एंड जॉर्ज, इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने बोला है द इन्वायरमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर और थ्रेट टू द फर्म। कहते अपॉर्चुनिटी आपकी फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपकी फर्म्स के लिए लेकर के आता है जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। एट ऑल्दो देयर आर मैनी फैक्टर, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जैसे सोशल, इकोनॉमिकल है, टेक्नोलॉजिकल है। अगर मैं बात करता हूं सप्लायर, कंपटीटर एंड गवर्नमेंट हो सकता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं बिजनेस है, आपका व्यवसाय, आपकी फर्म है, उसके पास ना कुछ कस्टमर है, कस्टमर की रुचि टाइम टू टाइम बदलती रहती है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस बदलता रहता है। अगर तो आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग बातचीत की, कस्टमर के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना माल बनाते रहे, यहाँ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते रहे, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, नहीं तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। अगर मैं बात करता हूं सप्लायर की या क्रेडिटर की, जो उधार पर आपको माल देता है, ठीक है ना, जो आपसे लेनदार है आपका, या सप्लाई करने वाला सप्लायर है। देखो अगर तो सप्लायर एक है, सिंगल सप्लायर की बात करते हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बार्गेनिंग पावर कम है, आपका सप्लायर जितना भी प्राइस आपसे चार्ज कर सकता है और आपको हंसकर देना पड़ेगा क्योंकि एक सिंगल आपका सप्लायर है। अगर मल्टीपल सप्लायर्स हैं तो उससे क्या होगा कि आप 10 लोगों से अलग अलग प्राइस की जो सप्लाई है वो ले सकते हो, कच्चा माल है जो ले सकते हो, जिससे आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा वहां से ले सकते हो और आपकी बार्गेनिंग पावर भी अच्छी होगी। क्यों? ये सप्लायर भी आपके ऊपर इंपैक्ट डालता है। अगर सप्लायर ज्यादा है तो इसका मतलब है आपकी बार्गेनिंग, आपकी कंपनी की बार्गेनिंग ज्यादा है तो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब लो लेवल के ऊपर माल मिल सकता है, यानी कि कम प्राइस के ऊपर माल मिल सकता है। अगर बार्गेनिंग पावर सप्लायर की ज्यादा है, सप्लायर एक ही है, तो वहां पर आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। तो इन्वायरमेंट के अंदर ही है जो आपके सप्लायर है इंपैक्ट करते हैं। क्रेडिटर भी ऐसे ही होते हैं। फिर अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, आपके ऊपर टैक्स सब ज्यादा लगने लग गया, तो गवर्नमेंट के अंदर लीगल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, जिससे आपको टैक्स सब ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपके प्रॉफिट कम होंगे और फर्म इंपैक्ट आपकी हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं बिजनेस का इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफी सारे आपके डिफरेंट तरीके के सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट तरीके के नंबर ऑफ फैक्टर, इवेंट एंड कंडीशन है जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से। कोई सोशल हो सकता है, कोई पॉलिटिकल हो सकता है, कोई ज्योग्राफिकली हो सकता है, या कोई नेचुरल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, ठीक है, सोशल कल्चरल हो सकता है। तो काफी सारे जो आपके इवेंट हैं हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जटिल है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजें हैं ये, जिनको आप तुरंत नहीं समझ सकते। अगर मैं बोलूं एक एक करके इनको समझा जा सकता है, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, अगर एक एक चीज को आप अच्छे से समझ लेते हो। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा घुमा के पूछे जाते हैं यहां से। डायनेमिक की अगर मैं बात करता हूं, देखो क्या होता है कि इन्वायरमेंट है ना कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है। कभी लोग क्या करते हैं, अगर मैं डायनेमिक की बात करूं तो कभी जैसे पहले लोग किसकी बात करते थे, कीपैड फोन की बात करते थे, नोकिया के बहुत ही अच्छे अच्छे फोन आते थे कीपैड के। आजकल नोकिया को कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि नोकिया ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के फोन स्टार्ट कर दिए थे चलाने। लेकिन आजकल अगर देखा जाए सैमसंग की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग ने, या काफी सारे जितने भी अदर आपके क्या हो सकते हैं, जैसे एम आई है, ठीक है, मोटरोला मैक्स है, ठीक है ना, ये मोटरोला वाली जो कंपनी थी आपकी, मैक्रोमैक्स जो कंपनी थी, ठीक है, इनको नहीं पसंद किया जाता क्योंकि इन्होंने लेट अडॉप्शन किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके फैक्टर हैं उनको समझने में। तो इस कारण ये लेट एंड्रॉयड को बनाया इन्होंने। सैमसंग ने पहले पकड़ा, एम आई ने पहले पकड़ा, तो आज इंडिया के अंदर नंबर 1 ब्रांड वो बन चुके हैं। कहने का मतलब है डायनेमिक होता है इन्वायरमेंट, गतिशील होता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सही इंपैक्ट
इम्पैक्ट डालता है, किसी के ऊपर गलत इम्पैक्ट डालता है। मल्टी फेसिड की अगर मैं बात करता हूं, मल्टी फेसिड होता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट होता है। मल्टी फेस का मतलब ये होता है कि कईयों के लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आता है, कईयों के लिए ये क्या लेके आता है, थ्रेट लेके आता है। तो कहने का मतलब भाई मेरे ये होता है यहां पर कि मल्टी फेस है, कई के लिए अलग अलग तरीके से इसके इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। कईयों के लिए तो कई कई बिजनेस का ये स्वागत करता है और कईयों के लिए ये डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। डिफरेंट ऑब्जर्वर होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ये परसेप्शन ऑफ ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो ऑब्जर्वर है वो किस तरीके से अजूम कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर चेंज को। कईयों के लिए बेस्ट हो सकता है ये चेंज और कईयों के लिए गलत हो सकता है। जैसे चेंज है जो आपका पहले एलसीडी एंड प्लाज्मा टीवी गिवन वे टू द एलसीडी, नाउ एलसीडी आपको 3D टीवी के अंदर बदल दी गई है। मतलब पहले आपके बड़े बड़े टीवी आते थे, ठीक है ना, इस तरीके से डब्बा टाइप टीवी आते थे, आपने देखा होगा। तो डब्बा टाइप टीवी आजकल खत्म हो गए हैं। आजकल फिर एलसीडी चली आपकी, ठीक है, वो भी थोड़ी मोटी थी। फिर बिल्कुल ही अब स्लिम टाइप की चली हैं, बिल्कुल कागज जैसी लगती हैं, सिर्फ डिस्प्ले ही लगती है कि है इसमें। ओएलईडी चल गई आजकल, ठीक है। तो काफी सारा है जो चेंज होती रहती हैं चीजें, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ पहले के टाइम पे, अगर बिजनेस के अंदर जो भी काम करते थे वो किससे करते थे, काफी सारे मैनुअल वर्क करना पड़ता था, लोगों को लगाना पड़ता था लेबर पे। आजकल रोबोटिक सिस्टम में चेंज हो गया। इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी ऑपरेशन है वो किससे यूज किए जाते हैं, रोबोटिक सिस्टम से आप यूज कर लेते हो। तो मल्टीपल इंपैक्ट है, फार रीचिंग इंपैक्ट है। देखो इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होता है ना, उसके इंपैक्ट काफी लंबे हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। कहने का मतलब है दूरदर्शी या दूरगामी प्रभाव आपके हो सकती है। देखो बिजनेस के अंदर जो इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आती है ना, वो काफी तरीके की हो सकती हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करती हैं। अगर तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो प्रभाव है, ठीक है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो प्रभाव है वो अच्छे तरीके का डाला है, पॉजिटिव वे से डाला है, तो इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव वे से जो प्रभाव डलेगा वो क्या होगा, लंबे टाइम तक आपको। जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी, जियो कंपनी की, जियो के ऊपर मोदी जी ने अच्छा 5-7 साल अच्छा ध्यान रखा, ठीक है, और एक आइडियोलॉजी अच्छी थी। तो जियो देखो कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, अंबानी अंडानी। जियो वर्ल्ड की बोल रहा हूँ, भारत की बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाने वाली सिम है आजकल, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बोली गई है कि जियो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे तक काम कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि जिसके विरुद्ध गया, जैसे एयरटेल है, उसके खिलाफ चला गया मोदी जी, मतलब उनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं था, उनके खिलाफ वाला दृष्टिकोण था, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो वो अभी तक अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। आइडिया और वीडियोकॉन की अगर मैं बात करता हूं, वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि वो लॉस में चले गए कंपनियां, तो ये इंपैक्ट है आपका लंबे टाइम तक। अगर मैं टाटा की बात करता हूं, तो टाटा एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया था जिन्होंने, आज हमारे इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर अच्छा काम कर रही है टाटा। तो ये फॉर रीचिंग इंपैक्ट है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है, जो बंदा इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है तो वो आगे तक पहुंचता है, नहीं तो पीछे रह जाता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं किसकी, अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी इज एंड द इनहेरेंट characteristic of the business environment because no one can be predict what is going to happen in the future। देखो आपका ना जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो भविष्य के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं अभी बात करता हूँ, हमें नहीं पता था कि कोविड आएगा, कोविड आने से बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा हर बिजनेस के ऊपर, ईच एंड एवरी बिजनेस के ऊपर। कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जो ठप ही हो गए, ठीक है। तो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं समझते तो अनसर्टेनिटी के कारण आपको काफी लॉस हो सकता है। उसके बाद रिलेटिवली की अगर मैं बात करता हूं, तो बिजनेस के अंदर जितने भी आपके रूल रेगुलेशन होते हैं, जितनी पॉलिसियां होती है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। हर बिजनेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है रिलेटिवली। अगर मैं बात करता हूं कि अगर डोमेस्टिक के अंदर जो भी कोई आपकी डोमेस्टिक फर्म है, ठीक है, उसके लिए अलग से रूल हो सकते हैं पॉलिटिकल, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लेवल से कोई बंदा हमारे देश में काम करने आ रहा है तो उसके अलग रूल रेगुलेशन हो सकते हैं। तो हर चीज को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो देखा जाए तो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है ना, हर लोकेशन के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है। हमारे भारत के अंदर कुछ अलग इन्वायरमेंट है हमारे बिजनेस के लिए, अगर उसी को अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इंटरनेशनल लेवल के इन्वायरमेंट
रूल रेगुलेशन उनको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। देखो जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस से कभी इन्वायरमेंट को आप क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेबल नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस है। देखो अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो इन्वायरमेंट की वजह से चल रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट से आपके पास काफी सारी चीजें, रॉ मटेरियल कहां से आता है, इनपुट कहां से आता है, सारे का सारा लेबर कहां से आती है, ठीक है, कैपिटल कहां से आती है, आप किसके लिए प्रोड्यूस करते हो, हाँ जी हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्रोड्यूस करते हो। अगर इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता, विदाउट इन्वायरमेंट की सपोर्ट से आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। रेगुलर बिजनेस का इंटरेक्शन है वो इन्वायरमेंट के साथ होता रहता है, और बिजनेस के साथ काफी लंबे अरसे तक आपको अपना जो इम्पैक्ट है वो झेलना पड़ता है। पॉलिटिकल सिचुएशन आपके लिए बेटर हो सकती हैं, आपके खिलाफ हो सकती हैं, कंटिन्यूली आपको मॉनिटर करना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट को। ये बात यहां पर बोली है, नहीं तो आपका बिजनेस है, बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट विदाउट सपोर्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की सपोर्ट से आप उनको कवर नहीं कर पाते हो। मेजर इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं, देखो बिजनेस को अगर आप समझ लेते हो, बिजनेस के इन्वायरमेंट को अगर आप समझ लेते हो, तो आपके सामने ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज आ जाती है। कहने का मतलब है, देखो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले नोकिया और सैमसंग की, ठीक है। एक कंपनी नोकिया थी जो फोन बनाती थी, और एक थी आपकी सैमसंग। देखो सैमसंग वालों ने किसको चूज किया, एंड्रॉयड सिस्टम को चूज कर लिया, ठीक है ना, एंड्रॉयड का यूज किया, तो एंड्रॉयड फोन बना दिए इन्होंने सैमसंग वालों ने। इन्होंने किनको यूज किया था, विंडोज फोन बनाने स्टार्ट किए थे नोकिया ने। तो देखो लोगों ने किसको पसंद किया, सैमसंग वालों ने अच्छे से सर्वे किया, बिजनेस के इन्वायरमेंट को अच्छे से देखा, इन्वायरमेंट से अच्छे से स्कैनिंग की, और एंड्रॉयड फोन में ज्यादा रुचि रखने लगे लोग, तो लोगों ने एंड्रॉयड को चूज कर लिया, और सैमसंग आगे निकल गया नोकिया से, और नोकिया फेल सी हो गई थी एक बार। अभी फिर से नोकिया ने एंड्रॉयड फोन बनाने स्टार्ट कर दिए, पर वो बात नहीं बनी जो सैमसंग बना रहा है, ठीक है। तो द फास्ट मूवर है कि अगर आप स्टडी करते हो किसकी, इन्वायरमेंट की, तो क्लाइमेट को आप अच्छे से समझ पाते हो, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, आपके कंपिटिटिव का सामना करने को मिलेगा, या आपकी कंपनी है जो कंपटीशन से आगे निकल सकती है, अपने कंपटीशन को बीट कर सकती है। आपको ना एक क्या दे देता है, वार्निंग दे देता है, आपको अलर्टिंग साइन दे देता है, जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो तो आपको थ्रेट और प्रॉब्लम्स का पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, लोग किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करोगे, आगे निकलने की कोशिश करोगे। ये बात यहां पर बोली गई है। द कस्टमर फोकस करता है, द बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो बिजनेस जो होता है ना आपका, उसके इन्वायरमेंट को अगर स्कैनिंग करोगे तो उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपका आता है, तो जिससे आपको ना रिस्पॉन्सिव पता लगता है कि कस्टमर कैसा टेस्ट चाहता है, कैसी प्रेफरेंस चाहता है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलते जाते हो, कस्टमर को समझते जाते हो, तो आपका बिजनेस आगे निकल जाता है। आप कस्टमर के ऊपर फोकस आपको करने के लिए हेल्प करता है आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। फिर अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, अगर आप बिजनेस को समझते हो तो आपको बहुत सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। अनेक प्रकार के आपके इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरीके के आपके इन्वायरमेंट हो सकते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में पता लगता है आपको, सोशल कल्चरल के बारे में पता लगता है, इकोनॉमिकल पॉलिसी के बारे में पता लगता है, लीगल जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में पता लगता है, कस्टमर, कंपटीटर, ठीक है, मीडिएटर्स, क्रेडिटर, सप्लायर, सबके बारे में आपके पास जानकारी होती है, और एक आप बेस्ट और अच्छी पॉलिसी या आप प्लानिंग कर सकते हो एक अच्छी स्ट्रेटजी को, जिससे आपके फ्यूचर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको कम कर सकते हो। एक चेंज एजेंट की बात करता है। देखो जो आपका इन्वायरमेंट है वो एक चेंज एजेंट है। अनेक प्रकार के इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। अगर आप उनको अडॉप्ट नहीं करते हो तो आप पीछे रह जाते हो, अगर आप अडॉप्शन के साथ साथ चलते रहते हो तो आप आगे निकल जाते हो। अगर मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कॉन्टिन्यूस लर्निंग का मतलब होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है ना, वो आपको काफी कुछ सिखाता है। आपके कंपटीटरों से भी सीखते हो, कस्टमर से भी सीखते हो, जो आपको मैनेज करना बताता है, आपके बिजनेस के अंदर जो इशू है उनको टैकल करना बताता है, कि बिजनेस के अंदर जो काम है उसको कैसे किया जाए, ठीक है ना। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, अगर आप उसके प्रति सुचेत रहते हो, उससे लगातार चीजें सीखते रहते हो, वो इन्वायरमेंट की अवेयरनेस आपको देता रहता है, जिससे आपका बिजनेस है वो इजिली हैंडल आप कर सकते हो।
डायरेक्ट ग्रोथिंग की बात करता है, डायरेक्टिंग करता है ग्रोथिंग के लिए। देखो बिजनेस है ना जो इनसेपरेबल है, जो बिजनेस से जो इन्वायरमेंट है वो इनसेपरेबल है, और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो आपके सामने थ्रेट और अपॉर्चुनिटी लेकर के आती हैं। जिन लोगों ने इसको अपने थ्रेट को समझ करके, थ्रेट्स को समझ करके उनके ऊपर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया, उनको समझ करके उनको पहले ही उनके साथ लड़ने की स्ट्रैटेजी बना ली, तो वो बिजनेस ग्रोथ करता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। और जिन लोगों ने मतलब इन अपने बिजनेस को सही से नहीं समझा, इन्वायरमेंट को सही से नहीं समझा, कस्टमर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उसको नहीं समझा, तो वो आपकी सराउंडिंग की जो चीजें हैं अगर आप उनको नहीं समझते तो आपका बिजनेस कभी एक्सटेंड नहीं हो पाता, ना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता है, ना ही आपका बिजनेस एंटरप्राइजर है वो ग्रोथ करता है। तो ये बात यहां पर बोली है कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है, उसको समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। इमेज बिल्डिंग की बात करते हैं, अगर आप बिजनेस के अंदर ना ध्यान देते हो, अच्छे से काम करते हो, तो ये इमेज बिल्डिंग होता है। कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर आपकी एक अलग पहचान बना देता है। पहचान कैसे बनती है? अगर आप इन्वायरमेंट को अच्छे से आप समझते हो, इन्वायरमेंट के जितने एलिमेंट हैं उनको अच्छे से पढ़ते हो, उनको ध्यान रखते हो, तो आपका जो बिजनेस है ना वो काफी अच्छे से ग्रोथ करता है। और जितने भी आपकी जो मांगे होती हैं लोगों की, ठीक है ना, आपके लोगों के माइंड के अंदर ही आपकी परसेप्शन बनती है ना। अभी एप्पल है, जो एप्पल है उसका काफी अच्छा एक इमेज बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है, ठीक है, एक गुडविल बनी हुई है। कैसे बनी? कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने लोगों का दिल है वो जीता है सेंसिटिव तरीके से। या मान लो कि डिमांड है लोगों की पूरी की है कि फोन हैंग ना हो या कुछ, मतलब काफी सारे वो अलग फीचर देता है कि आपका फोन है कभी भी हैक नहीं हो सकता। तो काफी सारी चीजें हैं जो बिल्डअप करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और साथ के साथ इसमें ना कुछ आपके बिजनेस के जो एलिमेंट हैं, करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे एक्सटर्नल फोर्स की बात करता है, स्पेसिफिक और जर्नल फोर्स की बात करता है। भी टोटली जितना भी आपका बिजनेस है ना उसके ऊपर हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, वो ज्यादा बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करती हैं, जिसके अंदर कुछ जर्नल और स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस आपकी इन्वेस्टर, कस्टमर, जो आपको डायरेक्टली कंपटीटर है, सप्लायर, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को क्या करती हैं, इंपैक्ट करती हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं आपके जनरल इन्वायरमेंट की, जो सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, या आपका इंटरनेशनल नेचुरल इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफिकली इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, ये अलग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपके ऊपर डाल सकता है। रिलेटिवली इन्फ्लुएंस मैंने पढ़ लिया कि किसी बिजनेस के लिए इंपैक्ट अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। इन्वायरमेंट है जो आपके लिए ना बहुत ही अच्छे तरीके का फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि माइक्रो एंटिटीज को ऑपरेशन करना सिखाता है कि आपको कैसे अपने बिजनेस को हैंडल करना है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट ही आपको सिखाता है। नेचर के अंदर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि काफी सारे इन्वायरमेंट इसके अंदर आते हैं, जैसे लीगल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल है। इनको अगर आप समझते हो, रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तो इंडिपेंडेंटली आप इनका प्रभाव नहीं पहचान सकते। सभी को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद डायनेमिक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट फर्म को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करता है। जियो है, ठीक है, मोदी की जो आइडियोलॉजी थी, या जो आपकी बीजेपी की सरकार है उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो लीगल जो उनका आइडियोलॉजी था वो जियो के लिए बेटर था और बाकियों के लिए खराब था। जैसे एयरटेल आइडिया उनके लिए सही नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी आइडियोलॉजी है ना, हर लोगों के लिए, हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकती है। बिजनेस इन्वायरमेंट हैज बीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। देखो बिजनेस के कुछ शॉर्ट टर्म, अगर तो मैं बात करता हूं कि आपके सप्लायर ने एक दिन आपको माल नहीं पहुंचाया, तो इसका मतलब है आपका एक दिन बिजनेस रुका, तो शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर हुआ। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का मतलब है जैसे गवर्नमेंट ने लीगल इन्वायरमेंट चेंज कर दिया तो टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ने के कारण आपके बिजनेस के ऊपर परमानेंटली और लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट है। अनलिमिटेड इफेक्ट हो सकते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का ऐसा इंपैक्ट होता है कि सम टाइम आपका बिजनेस है ना इतना डीप इंपैक्ट करता है कि आपके बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। जैसे वाइन की बात करते हैं कि भारत के अंदर अगर मैं वाइन को बंद कर दिया जाए, तो वाइन के सारे जो ठेके बोलते हैं जिनको, दुकानें, शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं, तो जिससे क्या होगा,
आपको बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा, जिससे आपके ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इंपैक्ट पड़ेगा। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट, देखो बिजनेस के अंदर ना जितने भी आपके इन्वायरमेंट होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, या सोशल इन्वायरमेंट है यानी कि जो लोग हैं उनसे आपके इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ बोली है। लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट है, अभी अभी बताया मैंने कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप नहीं पहचाने हो, या कोई भी थ्रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस के ऊपर हावी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव रूप दोनों से हो सकता है। बिजनेस को कंट्रोल भी कर सकते हो आप लोग, अगर आपने सारे के सारे कंपोनेंट को समझा, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, ठीक है ना, इवन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भी आपका गवर्न करना पड़ता है बिजनेस को। ये सारी चीजें इंपैक्ट आपके ऊपर डालती रहती हैं। बोथ इंटरनल, आपके बिजनेस के कुछ इंटरनली इन्वायरमेंट होता है। इंटरनली इन्वायरमेंट बिजनेस की पॉलिसी, बिजनेस के रूल रेगुलेशन, बिजनेस के सोर्सेज, बिजनेस के अंदर किए जाने वाले ऑपरेशन, सारे के सारे बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन आउटसाइड जो एक्सटर्नल होते हैं, जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या आपका जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो बिजनेस के ऊपर एक एक्सट्रीम लेवल का इंपैक्ट डालते हैं, जो आप कंट्रोल से, आपके कंट्रोल से बाहर होता है। मल्टी फेस वाला होता है कि कईयों के लिए ये थ्रेट पैदा करता है, कईयों के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। फिर इनसेपरेबल, ये भी मैंने पढ़ा दिया पीछे आपको दोनों। तो डियर फ्रेंड्स, कीप चेंजिंग, चेंज होते रहना है, अनसर्टेनिटी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो डियर फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा पेपर 1, जिस तरीके से 9 PM के ऊपर चलाया है। अगर आप कॉमर्स की क्लासेस भी चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको काफी सारी क्लासेस कॉमर्स की करवा सकता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, ये फिलहाल जो कोर्स है आपका, ये कोर्स मैंने अपने एप्लीकेशन सीख स्टडी स्मार्टली 3S के ऊपर लॉन्च कर दिया आज से। तो डियर फ्रेंड्स, पेपर 1 पेपर 2 का जो कोर्स है वो पहले से ही चल रहा है। काफी सारी चीजें हमने, जैसे अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये मैंने 2 यूनिट बच्चों को पूरी करवा दी हैं। और अगर आप पेपर 2 के ऊपर जाना चाहते हो तो काफी सारी यूनिट मैं आपको यूट्यूब पे भी कवर करवा सकता हूं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और डियर फ्रेंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे MCQ वगैरह के साथ भी मैं करवाऊंगा। और बाकी फुल कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एप्लीकेशन सीख स्टडी स्मार्टली डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें।